Hello दोस्तों, welcome back to my channel Griffin Unlocker for the third adventure of a case of identity. Let's move on video. एक दिन मैं और मेरी पत्नी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी हमारी मेड एक टेलीग्राम लेकर आई। यह शर्लॉक होम्स की तरफ से था और उसमें लिखा था, क्या तुम कुछ दिनों के लिए खाली हो? मैं वेस्ट ऑफ इंग्लैंड से बॉस्कॉम वैली जा रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे। वहां की हवा और नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। 11:15 तक पैडिंगटन छोड़ देना है। मुझे देखते हुए मेरी पत्नी बोली, क्या कहते हो? तुम जाओगे? मुझे सच में नहीं पता कि क्या बोलूं। मुझे फिलहाल बहुत काम है। एंस्ट्रूदर, तुम्हारा काम कर लेगा। तुम आजकल काम की वजह से बहुत कमजोर लगने लगे हो। मुझे लगता है वहां जाने से एक चेंज मिल जाएगा और वैसे भी तुम्हें शर्लॉक के केस में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। मैंने जवाब दिया, अगर मैं नहीं गया तो मैं एहसान फरामोश लगूंगा क्योंकि मैंने उससे बहुत कुछ पाया है। लेकिन अगर मैं गया तो मुझे अभी सारी पैकिंग करनी होगी क्योंकि मेरे पास बस आधा घंटा है। अफगानिस्तान की कैंप लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे कम समय में ट्रैवल करने के लिए तुरंत तैयार कर ही देता है। मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं कम से कम टाइम में अपने सूटकेस के साथ पैडिंगटन स्टेशन जाने के लिए कैब में बैठ गया था। शर्लॉक प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था। उसकी लंबी ग्रे ट्रैवलिंग क्लॉक और क्लॉथ कैप से वो और भी लंबा और पतला लग रहा था। उसने कहा, वॉटसन, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। यह बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि एक ऐसा इंसान मेरे साथ है जिस पे मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं। लोकल लोगों की हेल्प या तो बिल्कुल बेकार होती है या फिर एक तरफा होती है। अगर तुम कोने की 2 सीट ले लें तो मैं टिकट लेकर आता हूं। पूरे डिब्बे में हम 2 ही लोग थे और कागजों का ढेर जो होम्स अपने साथ लाया था। उन्हीं के बीच वह कुछ ढूंढता, पढ़ता, नोट्स बनाता और मेडिटेट करता रहा। तभी उसने अचानक उसे मोड़कर एक बड़ी बॉल बनाई और ऊपर रैक में फेंक दी। उसने पूछा, क्या तुमने केस के बारे में कुछ सुना? नहीं, एक शब्द भी नहीं। मैंने कुछ दिनों से अखबार भी नहीं पढ़ा। लंदन प्रेस के पास भी पूरी डिटेल नहीं है। मैं इस बारे में जानने के लिए आजकल सारे अखबार पढ़ रहा हूं। जो भी मैंने पढ़ा उससे ऐसा लगता है कि ये उन आसान केस में से एक है जो बहुत मुश्किल होते हैं। ये थोड़ा बेतुका लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो यह वाकई सच है। क्राइम का अलग और अनोखा होना भी एक क्लू होता है। क्राइम जितना मामूली और कॉमन होता है, उसे सॉल्व करना उतना ही मुश्किल होता है। हालांकि इस केस में उन्होंने मारे गए आदमी के बेटे के खिलाफ एक अच्छा केस बनाया है। तो क्या यह एक मर्डर है? हाँ, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है। लेकिन मैं किसी भी बात को तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं वहां जाकर खुद छानबीन नहीं कर लेता। इस केस के बारे में जो भी मैं जान पाया हूं, बहुत कम शब्दों में तुम्हें बताता हूं। बॉस्कॉम वैली एक कंट्री डिस्ट्रिक्ट है जो रॉस इन हेफोर्डशायर से ज्यादा दूर नहीं है। जॉन टर्नर वहां के एक बड़े जमींदार हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पैसे कमाए हैं और कुछ साल पहले ही वापस लौटे थे। हेदरली फार्म उनके कई फार्म्स में से एक है जिसे चार्ल्स मैकार्थी को दिया गया था। चार्ल्स मैकार्थी भी पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसलिए जब वो दोनों सेटल हुए तो एक दूसरे के पास ही घर लेना कोई अजीब बात नहीं थी। उन दोनों में टर्नर ज्यादा अमीर थे, इसलिए मैकार्थी उनके किराएदार बन गए। उनके हमेशा साथ होने पर ऐसा लगता था कि उनके रिश्ते अच्छे हैं और मैकार्थी अभी भी उनके किराएदार हैं। मैकार्थी का 18 साल का एक बेटा है और टर्नर की उसी उम्र की एक बेटी है, लेकिन दोनों में से किसी की भी पत्नी जिंदा नहीं है। अपनी रिटायर्ड जिंदगी शांति से जीने के लिए उन्होंने पड़ोस की इंग्लिश फैमिली की सोसाइटी से दूरी बनाए रखी। हालांकि दोनों मैकार्थी खेल के शौकीन थे और अक्सर आसपास की रेस मीटिंग्स में दिखते थे। मैकार्थी के पास 2 नौकर थे, एक आदमी और एक औरत। टर्नर के पास लगभग 6 से 7 नौकर थे। मैं अभी तक उनकी फैमिली के बारे में यही पता कर पाया। अब फैक्ट्स की बात करते हैं। 3 जून यानी पिछले सोमवार को दिन में मैकार्थी लगभग 3 बजे अपने हेदरली फार्म के घर से निकले और बॉस्कॉम पूल की तरफ गए। बॉस्कॉम पूल एक छोटी सी लेक है जो बॉस्कॉम वैली से नीचे गिरने वाले झरने से बना है। सुबह वो अपने नौकर के साथ रॉस में थे और उन्होंने कहा कि वह जल्दी में है क्योंकि 3 बजे उनकी एक जरूरी मीटिंग है। उस मीटिंग से वह जिंदा लौटकर नहीं आए। एदरली फार्म हाउस से बॉस्कॉम पूल ज्यादा दूर नहीं है और 2 लोगों ने उन्हें वहां से जाते हुए भी देखा। उनमें से एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम नहीं दिया है और दूसरा विलियम क्रोडर थे जो टर्नर के यहां गेम कीपर है।
इन दोनों ही गवाहों ने बताया कि मैकार्थी अकेले चल रहे थे। गेम कीपर ने यह भी बताया कि मैकार्थी के जाने के कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने उनके बेटे जेम्स मैकार्थी को भी उसी रास्ते से जाते हुए देखा था और उसके हाथ में एक गन थी। जहां तक वह समझ पाया है, पिता आगे चल रहे थे और बेटा उनका पीछा कर रहा था। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक कि शाम को उसे हादसे के बारे में पता नहीं चला। दोनों मैकार्थी को उसके बाद भी देखा गया जब वो विलियम क्रोडर की नजरों से दूर हो गए थे। बॉस्कॉम्ब पूल थोड़ी बहुत घास और घने जंगल से घिरा हुआ है। 14 साल की एक लड़की जिसका नाम पेशेंस मोरन है और जो बॉस्कॉम्ब वैली एस्टेट के लॉज कीपर की बेटी है, वो उस वक्त वहां फूल तोड़ने गई थी। उसने बताया कि वो वही थी और उसने लेक के पास और जंगल के कोने पर मैकार्थी और उनके बेटे को देखा और वे दोनों लड़ रहे थे। उसने सुना कि मैकार्थी अपने बेटे से बहुत कड़े शब्दों में बोल रहे थे और देखा कि बेटे ने अपना हाथ उठाया था जैसे कि वह अपने बाप को मारने वाला हो। यह देखकर वह इतनी डर गई कि वहां से भाग गई और घर पहुंचकर उसने अपनी मां को बताया कि उसने दोनों मैकार्थी बाप बेटे को बॉस्कॉम्ब पूल के पास झगड़ा करते हुए देखा था और उसे डर है कि वह एक दूसरे को मारने वाले हैं। उसने इतना कहा ही था कि तभी वहां मैकार्थी का बेटा भागता हुआ आया और बोला कि उसने अपने बाप को जंगल के पास मरा हुआ देखा और उसे लॉज कीपर की मदद चाहिए। वह घबराया हुआ था और उसके पास अपनी गन और हैट नहीं थी। उसके राइट हाथ पर ताजा खून लगा हुआ देखा गया। उसके साथ जाकर देखा तो पूल के पास घास पर लाश पड़ी हुई थी। उनके सर को किसी भारी चीज से बहुत बार मारा गया था। उनकी चोट देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उनके बेटे की गन के पिछले हिस्से से मारा गया हो, जो कि बॉडी से कुछ ही दूर घास पर पड़ी हुई थी। इन परिस्थितियों में लड़के को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर जानबूझकर मर्डर करने का चार्ज मंगलवार की पूछताछ के बाद लगा दिया गया। उसे बुधवार को रॉस के मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, जिन्होंने मामले को अगले कोर्ट में भेज दिया। ये केस के मेन फैक्ट्स हैं क्योंकि ये कोरोनर और पुलिस अदालत से सामने आए थे। मैंने कहा, मैं शायद ही इससे ज्यादा आसान केस की कल्पना कर सकता था। अपराधी सामने हैं और घटना की जगह के सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। होम्स ने सोचकर जवाब दिया, घटना की जगह के सबूत बहुत ट्रिकी होते हैं। ऐसा लगता है कि वह एक और इशारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप देखने का नजरिया बदलते हैं तो वह एकदम अलग और दूसरी ओर इशारा करने लगते हैं। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि इस केस में सारे सबूत बेटे के खिलाफ है और हो भी सकता है कि वही खूनी हो। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि उनके बेटे ने ये खून नहीं किया। ऐसे लोगों में एक जमींदार टर्नर की बेटी है जिसे मैकार्थी के निर्दोष होने पर भरोसा है, इसीलिए उसने इस केस के लिए लेस्ट्रेड को रखा है, जिसे तुम स्कारलेट की स्टडी के दिनों से जानते हो। लेस्ट्रेड ने उलझनों में फंसने से पहले ये केस मुझे दे दिया और इसलिए 2 अधेड़ उम्र के आदमी घर पर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट पचाने की जगह इतनी दूर वेस्ट की ओर जा रहे हैं। मैंने कहा, मुझे लगता है कि फैक्ट्स इतने साफ और क्लियर हैं कि इस केस में तुम्हें शायद ही कोई क्रेडिट मिले। एक क्लियर फैक्ट से ज्यादा धोखा देने वाला कुछ नहीं होता, उसने हंसते हुए जवाब दिया। और हो सकता है कुछ और साफ फैक्ट्स हमारे हाथ लग जाएं जो लेस्ट्रेड के लिए बिल्कुल क्लियर ना रहे हों। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए तुम यह नहीं सोचोगे कि मैं अपनी बढ़ाई कर रहा हूं जब मैं कहता हूं कि मैं इस तरह से उसकी थ्योरी को कन्फर्म या डिस्ट्रॉय करूंगा कि वह इसे समझ भी नहीं पाएगा। ये पहला एग्जाम्पल ही ले लो। मैं बहुत अच्छे से देख सकता हूं कि तुम्हारे बेडरूम में खिड़की राइट साइड में है, फिर भी यह सवाल मेरे मन में है कि क्या मिस्टर लेस्ट्रेड ने इतनी जाहिर सी बात को नोट किया होगा। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। मैं मिलिट्री की साफ सफाई के बारे में जानता हूं जो तुम्हारी पहचान है। तुम रोज सुबह शेव करते हो और इस मौसम में तुम धूप में शेव करते हो, लेकिन जैसे जैसे मुंह की लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ जाते हो, वहां पर शेव पूरी तरह नहीं हुई है और जबड़े तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी गंदी भी दिखती है। यह बिल्कुल साफ है कि यह साइड दूसरी साइड से कम चमक रही है। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारे जैसे आदतों वाला इंसान पूरी लाइट में खुद को देख रहा है और फिर भी ऐसी शेव से संतुष्ट है। मैं यह सिर्फ गौर करने और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं। यही मेरा काम है और शायद इससे इन्वेस्टिगेशन में कुछ मदद मिल जाए। पूछताछ में 1-2 मामूली पॉइंट सामने आए हैं और जो गौर करने लायक हैं। वो क्या हैं?
ऐसा लगता है कि उसकी गिरफ्तारी उसी वक्त नहीं हुई बल्कि हैदरली फार्म लौटने के बाद हुई। जब इंस्पेक्टर ने बताया कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ और उसने कहा कि उसे अपने किए की सजा मिल रही है। उसकी इस बात से जूरी के दिमाग में कोई भी शक नहीं रहा होगा। मैंने एकदम से कहा, तो यह कबूलनामा था? नहीं। इसके बाद उसने अपने बेगुनाह होने पर जोर दिया। जिस तरह यह घटना हुई उसके बाद यह बात सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली है। होम्स ने कहा, वैसे देखा जाए तो काले बादलों के बीच यही एक उम्मीद की किरण लगती है। हालांकि वह कितना भी मासूम क्यों ना हो, वह इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि देख ना सके कि हालात पूरी तरह उसके खिलाफ हैं। अगर वह अपने गिरफ्तार होने पर हैरान या गुस्सा हुआ होता तो मैं इसे बड़े शक की नज़र से देखता, क्योंकि उन हालातों में ऐसे चौंकना या नाराज होना एक आम बात नहीं होती, पर एक झूठे आदमी को यही रास्ता सबसे सही लगता है। उसका सीधा जुर्म कबूल करना बताता है कि या तो वह बेगुनाह है या फिर बहुत सुलझा हुआ और शांत इंसान है। जहां तक बात कर्मों के फल की है, यह भी कुछ अजीब नहीं है अगर आप सोचें कि वह अपने मरे हुए बाप के बगल में खड़ा था और उस दिन उसने अपने बेटे होने का फर्ज भूलकर अपने पिता से बहस की थी, और वह छोटी बच्ची जिसकी गवाही बहुत अहम है बताती है कि उसने हाथ उठाया था जैसे कि वह अपने पिता को मारने वाला हो। मुझे उसकी बातों में खुद पर धिक्कार और लानत वाले भाव नजर आते हैं, जो कि एक अच्छा इंसान होने की निशानी है, न कि एक गुनहगार होने की। मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बहुत सारे लोग इससे भी कम सबूतों के आधार पर फांसी पर लटका दिए गए हैं। ऐसा हुआ है। और कई लोगों को तो गलती से फांसी दे दी गई। इस मामले पर उस लड़के का खुद क्या कहना है? मुझे लगता है उसका खुद का बयान भी उसके पक्ष में खड़े लोगों को कुछ खास उम्मीद नहीं देता। फिर भी एक दो बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। वो तुम्हें यहां मिल जाएंगी और तुम इसे खुद भी पढ़ सकते हो। उसने अपने बंडल से हेरेफोर्डशिर पेपर की एक कॉपी निकली और पेज निकालते हुए वह पैराग्राफ दिखाया जहां उस लड़के का बयान लिखा था कि उस दिन क्या हुआ था। मैं कैरिज के एक कोने में आराम से बैठा और ध्यान से उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मिस्टर जेम्स मैकार्थी, मरने वाले के एकलौते बेटे को बुलाया गया और उसने यह गवाही दी, मैं 3 दिनों से घर से दूर ब्रिस्टल में था और पिछले सोमवार यानी 3 तारीख को ही वापस आया था। जब मैं घर पहुंचा उस समय मेरे पिता वहां नहीं थे और मुझे मेड ने बताया कि वह जॉन कॉब के साथ रॉस गए हैं। मेरे वापस आने के कुछ ही देर बाद मैंने उनकी गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी और मैंने खिड़की से बाहर देखा। वह गाड़ी से उतरे और जल्दी से बाहर चले गए, हालांकि मुझे याद नहीं वे किस ओर गए। तब मैंने अपनी गन ली और बॉस्कॉम पूल की तरफ चल दिया, इस आशा में कि खरगोश का शिकार करूंगा। रास्ते में मुझे गेम कीपर विलियम क्राउडर दिखाई दिया, जैसा कि उसने अपने बयान में बताया, पर उसे गलतफहमी हुई है कि मैं अपने पिता का पीछा कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह मेरे आगे चल रहे थे। तभी मैंने पूल से लगभग 100 मीटर दूर से एक आवाज सुनी, कुई। यह आवाज मैं और मेरे पिता एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए निकालते थे। मैं भाग कर गया और देखा कि वह पूल के पास खड़े हैं। वह मुझे देखकर हैरान हुए और गुस्से से पूछा कि मैं वहां क्या कर रहा हूं। हमारे बीच बहस होने लगी। बहस बढ़ी और बात लगभग मारपीट तक आ गई क्योंकि मेरे पिता बहुत गुस्सैल आदमी थे। यह देखकर कि उनका गुस्सा बेकाबू हो रहा था, मैं उन्हें छोड़कर वापस हैदरली फार्म की तरफ चल दिया। मैं 150 मीटर दूर भी नहीं गया था कि मैंने अपने पीछे से दर्द भरी चीख सुनी, जिसके कारण मैं दौड़कर वापस गया। मेरे पिता मरने की हालत में जमीन पर गिरे थे, उनके सर पर बहुत गहरी चोट थी। मैंने अपनी गन नीचे रखी और उन्हें अपनी बाहों में उठाया, लेकिन तभी उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं घुटने टेक कर कुछ मिनट उनके पास बैठा रहा। फिर मदद के लिए मैं मिस्टर टर्नर के लॉज कीपर के घर गया, क्योंकि उनका घर सबसे पास था। जब मैं वापस आया तो उनके आसपास कोई नहीं था और मुझे नहीं पता कि उन्हें वो चोट कैसे आई। वह कोई मशहूर इंसान नहीं थे,
वह सख्त स्वभाव के जरूर थे, लेकिन जहां तक मुझे पता है उनका कोई दुश्मन नहीं था। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। कोरोनर, क्या तुम्हारे पिता ने मरने से पहले कुछ कहा? गवाह, उन्होंने कुछ तो कहा पर मुझे सिर्फ रैट समझ में आया। कोरोनर, इससे तुम क्या समझे? गवाह, इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, मुझे लगा कि वह बेहोशी में बोल रहे हैं। कोरोनर, किस बात पर तुम और तुम्हारे पिता के बीच झगड़ा हुआ था? गवाह, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। कोरोनर, मुझे अफसोस है कि आपको बताना ही पड़ेगा। गवाह, मेरे लिए यह बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसका उसके बाद हुई घटना से कोई लेना देना नहीं है। कोरोनर, यह फैसला करना कोर्ट का काम है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा जवाब देने से इनकार करना आगे होने वाली किसी भी कार्यवाही में तुम्हारे केस को कमजोर करेगा। गवाह, मैं फिर भी नहीं बता सकता। कोरोनर, मुझे पता चला है कि वह कोई की आवाज तुम और तुम्हारे पिता के बीच एक कॉमन सिग्नल था। गवाह, जी हां। कोरोनर, तो फिर यह कैसे हुआ कि उन्होंने तुम्हें देखे बिना यह आवाज निकाली, और वो भी बिना ये जाने कि तुम ब्रिस्टल से वापस लौट आए हो? गवाह, कुछ कंफ्यूजन के बाद, मुझे नहीं पता। एक जूरी मैन, जब तुम चीखने की आवाज सुनकर अपने घायल पिता के पास आए तो क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जिस पर तुम्हें शक हुआ हो? गवाह, कुछ खास नहीं। कोरोनर, क्या मतलब है तुम्हारा? गवाह, मैं इतना परेशान और घबराया हुआ था कि मैं अपने पिता के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा था। मुझे हल्का सा याद है कि वहां जमीन पर लेफ्ट साइड में कुछ पड़ा हुआ था। वह ग्रे कलर था, शायद कोट जैसा। जब मैं अपने पिता के पास से उठा तो मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन तब वह वहां नहीं था। तुम्हारा मतलब है कि वो तुम्हारे मदद के लिए जाने से पहले ही गायब हो गया था? क्या तुम बता सकते हो वह क्या था? नहीं, पर मुझे लगता है वहां कुछ था। लाश से कितनी दूरी पर था? 10 से 12 मीटर की दूरी पर। और जंगल के कोने से कितनी दूर था? लगभग उतनी दूरी पर। तो जब वह गायब हुआ, तुम उससे सिर्फ 10 से 12 मीटर की दूरी पर थे? हां, लेकिन उस तरफ मेरी पीठ थी। मैंने यह पढ़कर कहा। कोरोनर उस लड़के से बड़ी सख्ती से पेश आया। कुछ बातें हैं जो ध्यान उसकी ओर खींचती हैं, जैसे कि उसके पिता ने बिना उसे देखे क्यों वह आवाज निकाली, क्यों वह उस बहस में हुई बातें बताने से इनकार कर रहा है, और उसके पिता ने मरते वक्त क्या कहा था। यह सब बातें बहुत हद तक बेटे के खिलाफ जाती हैं। होम्स थोड़ा सा मुस्कुराया और गद्दी वाली सीट पर लेट गया। उसने कहा, तुम और कोरोनर दोनों उन बातों को उजागर कर रहे हो जो कि दरअसल उस लड़के के पक्ष में सबसे मजबूत पॉइंट है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम उसे इमेजिनेशन की कमी होने और मनगढ़ंत कहानी बनाने दोनों का क्रेडिट दे रहे हो? कम इमेजिनेशन का ऐसे कि वह झगड़े का कोई ऐसा कारण नहीं बना पाया जिससे उसे जूरी की हमदर्दी मिल सके। मनगढ़ंत इसलिए कि उसने अपने आप पिता के मरते वक्त रैट की बात करने और किसी कपड़े के गायब होने जैसी अजीब कहानी बनाई। नहीं सर, मैं इस केस को इस नज़र से देखूंगा कि जो वह लड़का कह रहा है सच है, और देखेंगे कि इससे हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। और अब हम इसके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे जब तक कि हम क्राइम सीन पर नहीं पहुंच जाते। हम स्विंडन में लंच करेंगे और मुझे लगता है कि हम 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। लगभग 4 बज रहे थे जब हम आखिरकार सुंदर सी स्ट्रॉड वैली से गुजरते हुए और चमचमाती हुई सेवर्न नदी के ऊपर बसे खूबसूरत शहर रॉस पहुंचे। एक पतला, चालाक सा दिखने वाला आदमी प्लेटफॉर्म पर हमारा इंतजार कर रहा था। वह हल्के ब्राउन कलर का कोट और लेदर की पैंट पहने हुआ था। उसके ऐसे कपड़ों के बावजूद मुझे लेस्ट्रेड को पहचानने में परेशानी नहीं हुई। उसके साथ हम हेरेफोर्ड आर्मस गए जहां हमारे लिए एक रूम पहले से ही बुक था। जब हम चाय पर बैठे, लेस्ट्रेड ने कहा, मैंने गाड़ी मंगा ली है। मैं आपके एनर्जेटिक नेचर के बारे में जानता हूं। आपको तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक आप क्राइम सीन पर नहीं पहुंच जाते।
आपकी मेहरबानी, होम्स ने कहा, यह पूरी तरह एक बैरोमेट्रिक प्रेशर की बात है। लेस्ट्रेड चौंक गया और बोला, मैं आपकी बात समझा नहीं। टेम्परेचर कैसा है? अच्छा 29 है। ना हवा चल रही है और ना ही आसमान में कोई बादल है। मेरे पास एक सिगरेट से भरा डिब्बा है जिसे मैं पीना चाहता हूं, और ये सोफा बाकी होटलों के सोफे से बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात कहीं भी जाना चाहूंगा। लेस्ट्रेड हंसते हुए बोले, मुझे कोई शक नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़कर पहले ही किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं। ये केस बहुत सीधा और साफ है, और कोई जितना इसके अंदर जाएगा यह उतना साफ होता जाएगा। लेकिन हां, एक लड़की को मना नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वह उम्मीद लगाए हुए हो। उसने आपके बारे में सुना है और आपकी राय जानना चाहती है, हालांकि मैंने उसे बार बार समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं और मैंने ना किया हो। क्यों, भगवान लंबी उम्र दे। लो, उसकी गाड़ी दरवाजे पर आ गई है। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, कमरे में एक सुंदर सी लड़की भागते हुए आई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे सुंदर लड़की नहीं देखी थी। उसकी बैंगनी आंखें चमक रही थी, उसके खुले हुए होंठ, उसके गुलाबी गाल, घबराहट और चिंता में वह अपना संयम खो चुकी थी। ओह, मिस्टर शर्लॉक होम्स, वो हम दोनों को देखते हुए चिल्लाई और एक औरत की तेज सिक्स्थ सेंस से वह पहचान गई कि कौन शर्लॉक है। मैं बहुत खुश हूं कि आप यहां आए। मैं आपको यही बताने आई हूं। मैं जानती हूं कि जेम्स ने कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूं और चाहती हूं कि आप भी अपना काम ये बात जानकर ही शुरू करें। कभी भी अपने आप को इस बात पर शक मत करने देना। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और मैं उसकी उन कमियों को भी जानती हूं जो कोई नहीं जानता, लेकिन उसका दिल इतना कोमल है कि वो एक मक्खी भी नहीं मार सकता। उस पर ऐसा आरोप हर उस इंसान को झूठा लगेगा जो उसे जानता है। शर्लॉक ने कहा, मैं आशा करता हूं कि हम उसे बरी करवा लेंगे, मिस्टर नर। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपने सबूत तो देखे होंगे। आपने भी कुछ नतीजा निकला होगा ना? क्या आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगती? क्या आपको खुद नहीं लगता कि वह बेगुनाह है? मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। देखा, वह चिल्लाई, अपना मुंह मोड़कर लेस्ट्रेड की तरफ देखते हुए कहा, सुना आपने? ये मुझे उम्मीद दे रहे हैं। लेस्ट्रेड अपने कंधे हिलाकर बोले, मुझे लगता है कि मेरे साथी बहुत जल्दी अपना नतीजा निकाल लेते हैं। लेकिन वे सही हैं। ओह, मुझे पता है कि वे सही हैं। जेम्स ने कुछ नहीं किया। और रही बात उसके अपने पिता के साथ लड़ाई की, मुझे पता है कि उसने कॉरोनर को इसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि उस झगड़े की वजह मैं थी। किस तरह? होम्स ने पूछा। ये कुछ भी छुपाने का वक्त नहीं है। जेम्स और उसके पिता में मुझे लेकर कई मतभेद थे। मैकार्थी चाहते थे कि हम दोनों की शादी होनी चाहिए। जेम्स और मैं एक दूसरे से भाई और बहन की तरह प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, वह जवान है और उसने अभी तक बहुत कम जिंदगी देखी है, और जाहिर है वह अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। इसलिए दोनों के बीच झगड़े होते थे, और मुझे यकीन है उस दिन भी इसी बात पर झगड़ा हुआ था। और तुम्हारे पिता? होम्स ने पूछा। क्या वो इस रिश्ते के पक्ष में थे? नहीं, वो भी इसके खिलाफ थे। मिस्टर मैकार्थी के अलावा कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। जैसे ही होम्स ने उसे सवालिया नजर से देखा, उसका चेहरे पर शर्म से लाल हो गया था। इस जानकारी के लिए धन्यवाद, उसने कहा। अगर मैं चाहूं तो क्या आपके पिता से कल मिल सकता हूं? माफ कीजिए, डॉक्टर इसके लिए राजी नहीं होंगे। डॉक्टर? हां, आपने सुना नहीं? बेचारे पापा पिछले कुछ सालों से बहुत कमजोर थे, लेकिन इस हादसे के बाद वो अंदर से बिल्कुल टूट गए हैं। वो अब अपने बेड पर ही हैं, और डॉ विलोज कहते हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है और उनका नर्वस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा।
सिर्फ मिस्टर मैकार्थी ही एक ऐसे इंसान थे जो पापा को विक्टोरिया के पुराने दिनों से जानते थे। हाँ, विक्टोरिया में यह काम की जानकारी है। हाँ, माइंस पर। अच्छा, गोल्ड माइंस में, जहां मैं समझता हूं टर्नर ने अपना पैसा बनाया। हाँ, बिल्कुल सही। थैंक यू, मिस टर्नर। आप मेरे बहुत काम आए। अगर कल आपको कोई खबर मिले तो मुझे बताना। इसमें कोई शक नहीं है कि आप जेम्स से मिलने जेल जाएंगे। अगर आप गए तो मिस्टर होम्स, उसे जरूर बताना कि मुझे पता है कि वह बेगुनाह है। मैं बता दूंगा, मिस टर्नर। मुझे अब घर जाना चाहिए, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और जब मैं उन्हें छोड़कर आती हूं तो वो मुझे बहुत याद करते हैं। गुड बाय, और भगवान आपके काम में आपकी मदद करे। जितनी तेजी से वो यहां आई थी उतनी ही तेजी से चली भी गई और हमने उसकी गाड़ी के पहियों की आवाज गली से जाते हुए सुनी। कुछ देर की चुप्पी के बाद लेस्ट्रेड कहा, मैं आपकी बातों से शर्मिंदा हूं होम्स। आप वह उम्मीदें क्यों जगा रहे हैं जिन्हें आखिर में टूटना ही है। मैं बहुत दयालु दिल का नहीं हूं, लेकिन मैं इसे निर्दयी होना कहूंगा। मुझे लगता है कि जेम्स मैकार्थी को रिहा करने का तरीका मुझे मिल गया है, होम्स ने कहा। क्या आपके पास उससे जेल में मिलने के लिए परमिशन है? हाँ, लेकिन सिर्फ आपके और मेरे लिए। फिर तो मैं अपने बाहर ना जाने के फैसले को वापस लेता हूं। क्या हमारे पास अभी भी ट्रेन से हेरेफोर्ड जाने और रात में उससे मिलने का समय है? हाँ, बहुत समय है। तो फिर चलते हैं। वाटसन, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह वक्त लंबा लगेगा, लेकिन मैं सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं उसे छोड़ने स्टेशन की तरफ गया और फिर उस छोटे से शहर की गलियों में घूमते फिरते आखिर अपने होटल वापस आ गया, जहां मैं सोफे पर बैठ गया और पीले कलर की कवर वाली नॉवल पढ़ने लगा। इस नॉवल की कहानी उस रहस्य की तुलना में बहुत आसान थी जिसे अभी हम सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। एक्शन और फैक्ट्स के बीच मेरा ध्यान इस तरह बार बार भटक रहा था कि मैंने वह किताब कमरे में पटक कर फेंक दी और पूरा ध्यान उस दिन की घटनाओं पर विचार करने में लगा दिया। मान लेते हैं कि इस बेचारे लड़के की कहानी पूरी तरह से सच थी, फिर उसके अपने पिता को छोड़कर जाने और चीख सुनकर वापस आने के बीच ऐसी क्या अनहोनी हुई होगी? जरूर कुछ भयानक और बुरा हुआ होगा। क्या हो सकता है? क्या मेरा मेडिकल का अनुभव भी उनकी चोट के निशान के बारे में कुछ नहीं बता सकता? मैंने बेल बजाई और वीकली काउंटी पेपर मंगवाया जिसमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में लिखा था। सर्जन की रिपोर्ट में लिखा था कि लेफ्ट पेरिटल बोन के पोस्टीरियर थर्ड और ऑक्सिपिटल बोन के लेफ्ट का हिस्सा किसी भारी हथियार से मारने की वजह से पूरी तरह टूट गया था। मैंने अपने सर पर उस जगह को मार्क किया। जरूर यह हमला पीछे से किया गया होगा। ये बात कई हद तक आरोपी के फेवर में जाती है, क्योंकि जब उसे अपने पिता के साथ झगड़ते हुए देखा गया, वह उनके सामने खड़ा था। लेकिन फिर भी यह काफी नहीं है, क्योंकि हो सकता है वार उनके मुड़ने के बाद किया गया हो। फिर भी यह बात होम्स के ध्यान में लाने लायक हो सकती है। फिर मरते समय रैट वाली बात भी अजीबोगरीब है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बेहोशी में तो नहीं बोला गया होगा। एक आदमी जिसकी अचानक मौत हो रही हो वो आमतौर पर बेहोशी में तो नहीं बोलता। नहीं, हो सकता है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हों कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन वह किस तरफ इशारा कर रहे थे? मैंने अपने दिमाग पर जोर डालकर यह पता लगाने की कोशिश की कि इसका क्या मतलब हो सकता है, और फिर मैकार्थी के बेटे का उस ग्रे कपड़े को देखना। अगर यह सच है तो खूनी ने अपने कपड़ों का कोई हिस्सा, शायद अपना ओवरकोट, वहां गिरा दिया होगा और वह उसे वापस लेने आया, वो भी तब जब बेटा 10 मीटर की दूरी पर अपनी पीठ घुमाए अपने पिता के पास घुटनों के बल बैठा हुआ था। यह सब कितना रहस्यमयी और नामुमकिन सा लग रहा है।
मुझे लेस्ट्रेड की राय पर कोई हैरानी नहीं है और मुझे शर्लॉक की काबिलियत पर इतना भरोसा है कि मैं तब तक उम्मीद नहीं खो सकता जब तक हर नया फैक्ट छोटे मैकार्थी के बेगुनाह होने को लेकर उसके विश्वास को और मजबूत करता है। जब तक शर्लॉक वापस आया, काफी देर हो चुकी थी। वो अकेले ही वापस आया क्योंकि लेस्ट्रेड शहर के लॉज में ही रुक गया था। टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है, वो बैठते ही बोला। यह बहुत जरूरी है कि हमारे क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले बारिश ना हो। दूसरी तरफ एक आदमी को ऐसा काम के लिए एनर्जेटिक और फ्रेश होना चाहिए। मैं यह काम एक लंबे सफर से थकने के बाद नहीं करना चाहता था। मैं छोटे मैकार्थी से मिला। और तुम्हें क्या पता चला? कुछ नहीं। क्या उसने कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं। पहले मुझे लगा कि वो जानता है कि यह किसने किया है और वह उस आदमी या औरत को बचा रहा है, लेकिन अब मुझे यकीन है कि वह भी सब लोगों की तरह कंफ्यूजन में है। वह बहुत तेज दिमाग वाला लड़का नहीं है, हालांकि देखने में अच्छा है और मुझे लगता है दिल का साफ है। मैं उसकी पसंद की तारीफ नहीं कर सकता, मैंने कहा, अगर हकीकत में यह सच है कि वो मिस टर्नर जैसी एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी करने से मना कर रहा था। इसके पीछे एक दर्द भरी कहानी है। यह लड़का उसे पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन 2 साल पहले जब वह बच्चा ही था और इसे ठीक से नहीं जानता था, क्योंकि वह 5 साल तक दूर एक बोर्डिंग स्कूल में रही थी, इस बेवकूफ ने क्या किया कि एक बार में काम करने वाली लड़की के चक्कर में पड़कर उससे कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो कि उसे कैसा लगता होगा जब मिस टर्नर से शादी ना करने के लिए उसे डांट पड़ती होगी, जो वो हमेशा से करना चाहता था, लेकिन अब वह जानता है कि यह मुमकिन नहीं है। वह बहुत हताश था और अपने इमोशंस पर तब कंट्रोल खो बैठा और अपना हाथ हवा में उठा लिया जब उसके पिता ने आखिरी मुलाकात में उस पर मिस टर्नर से शादी करने के लिए दबाव डाला। दूसरी ओर उसके पास अपने गुजारे के लिए पैसे नहीं थे। उसके पिता, जो कि हर तरह से एक सख्त इंसान थे, अगर सच जान जाते तो उसे घर से बेदखल कर देते। उसने पिछले 3 दिन अपनी बार में काम करने वाली पत्नी के साथ बिताए थे। उसके पिता नहीं जानते थे कि वह कहाँ है। इस बात पर ध्यान दो, यह बहुत जरूरी है। बुराई से कुछ अच्छा सामने आया है, क्योंकि जब उस लड़की को न्यूज़पेपर से यह पता चला कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे फांसी भी हो सकती है, तो उसने उसे छोड़ दिया और एक लेटर लिखा कि पहले से ही उसका एक पति बरमूडा डॉकयार्ड में है, इसलिए अब उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। मुझे लगता है इस खबर ने छोटे मैकार्थी को उसके दुख में थोड़ी राहत दी। लेकिन अगर वह बेगुनाह है, तो फिर यह किसने किया? हाँ, किसने? मैं खास तौर से 2 बातों पर तुम्हारा ध्यान खींचना चाहूंगा। पहली बात कि मिस्टर मैकार्थी किसी से पूल पर मिलने गए थे और वह उसका बेटा नहीं हो सकता क्योंकि उसका बेटा बाहर था और उसे पता नहीं था कि वह कब तक वापस लौटेगा। दूसरी बात, पिता ने कोई की आवाज बिना ये जाने निकाली कि उसका बेटा वापस आ गया है। इन्हीं 2 जरूरी बातों पर यह केस टिका हुआ है। अब हम जॉर्ज मेरेडिथ के बारे में बात कर लेते हैं, अगर तुम चाहो तो, और बाकी सारे छोटे मोटे काम कल के लिए छोड़ देते हैं। जैसा होम्स ने पहले ही कहा था, बारिश नहीं हुई और सुबह मौसम बिल्कुल साफ था। 9 बजे लेस्ट्रेड गाड़ी लेकर आया और हम हैदरली फार्म और बॉस्कॉम्ब पूल के लिए निकल पड़े। लेस्ट्रेड ने कहा, एक बुरी खबर है, सुनने में आया है कि मिस्टर टर्नर इतने बीमार हैं कि शायद ना बच पाए। होम्स ने कहा, शायद वह बहुत बूढ़े हैं। करीब 60 साल के, विदेश में रहकर उनका शरीर खराब हो गया था और वह कुछ सालों से बीमार चल रहे थे। इस घटना का उन पर बहुत बुरा असर हुआ। वो मैकार्थी के बहुत पुराने दोस्त थे और बहुत मददगार भी, क्योंकि मुझे पता चला है कि उन्होंने मैकार्थी को हैदरली फार्म बिना किसी किराए के दिया था। अच्छा, यह तो दिलचस्प बात है, होम्स ने कहा। ओह हाँ, उन्होंने बहुत तरह से उसकी मदद की। यहाँ हर कोई उनकी दरियादिली की बात करता है। अच्छा,
क्या तुम्हें यह कुछ अजीब नहीं लगता कि मैकार्थी, जिसके पास खुद ज्यादा कुछ नहीं है और जो टर्नर के एहसानों तले दबा है, अपने बेटे पर जोर डालता है कि वह टर्नर की बेटी से शादी कर ले, जो शायद उनकी पूरी जायदाद की वारिस है, और वह भी इतने कॉन्फिडेंस से कि जैसे उसे बस रिश्ता रखने की देर है और बाकी सब लोग मान जाएंगे। यह और भी अजीब है क्योंकि हम जानते हैं कि टर्नर इस रिश्ते के खिलाफ थे। यह उनकी बेटी ने ही बताया है। क्या तुम्हें इससे कुछ समझ में नहीं आता? लेस्ट्रेड ने मेरी ओर आंख मारते हुए कहा, हम बस सबूतों के बेस पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। मुझे बिना कहानियां और थ्योरी बनाए सबूत समझ ही नहीं आते। होम्स ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो, तुम्हें सबूतों को समझने में मुश्किल होती है। लेस्ट्रेड ने थोड़ा गर्म मिजाज में कहा, खैर छोड़ो, मुझे एक बात समझ में आ गई है जो आप नहीं समझ पा रहे। और वह क्या है? मिस्टर मैकार्थी को उसके बेटे ने ही मारा है, इसके अलावा बाकी किसी भी बात में कोई उम्मीद नहीं दिखती। अंधेरे से तो उम्मीद की एक किरण बेहतर है, होम्स ने हंसते हुए कहा। हमारे लेफ्ट में यह है दर्ली फार्म है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? हाँ, यही है। वह एक काफी बड़ी और आलीशान 2 मंजिला बिल्डिंग थी। इसकी छत स्लेट की थी और इसकी दीवारों पर जगह जगह पीले कलर की काई जमी थी। बंद पर्दे और बिना धुने की चिमनियां इसे किसी अनहोनी घटना का शिकार दिखा रहे थे और लग रहा था कि अभी भी यह उसके खौफ तले दबी है। हमने दरवाजे पर आवाज दी तब होम्स के कहने पर मेड ने हमें अपने मालिक के बूट दिखाए जो उन्होंने अपनी मौत के समय पहने थे, और बेटे के भी एक जोड़ी बूट दिखाए, हालांकि ये उसने उस दिन नहीं पहने थे। इन्हें ध्यान से नापने के बाद उन्होंने कोर्टयार्ड में जाने की इच्छा जताई, जहां से हम टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बॉस्कॉम्ब पूल पहुंचे। शर्लॉक को जब इस तरह की खुशबू मिलती है तो वह बदल जाता है। वे लोग जो उसे बेकर स्ट्रीट का एक शांत थिंकर और लॉजिक एक्सपर्ट की तरह जानते थे, वो इस समय उसे पहचान नहीं पाते। उसका चेहरा लाल हो गया था, भौहें तनी हुई थी, जबकि उसकी आंखें स्टील जैसी चमक रही थी। उसका चेहरा और कंधे झुके हुए थे, होंठ कसे हुए थे, उसकी लंबी गर्दन की नसें किसी रस्सी की तरह तन गई थीं। उसकी नाक ऐसे फूली हुई थी मानो कोई जानवर शिकार पर नजर रखे हुए हो, और ध्यान इस तरह केस पर टिका था कि उसे किसी की कही हुई बात सुनाई नहीं दे रही थी, या जवाब में वह बस गुस्सा होकर गुर्रा देता था। चुपचाप और तेजी के साथ वह घास के मैदानों और जंगल से होते हुए बॉस्कॉम्ब पूल पहुंच गया। यह बहुत गीली और कीचड़ भरी जगह थी। वहां रास्ते में और उसके किनारे के दोनों तरफ छोटी घास के बीच बहुत सारे पैरों के निशान थे। होम्स कभी जल्दी जल्दी चलता और कभी एकदम रुक जाता। एक बार तो वह मैदान का चक्कर भी लगा आया। लेस्ट्रेड और मैं उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वह उसका मजाक उड़ाता और मैं अपने दोस्त को गौर से देखता रहा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि उसका हर एक्शन उसे एक नतीजे की तरफ ले जा रहा है। बॉस्कॉम्ब पूल, जो कि लगभग 50 मीटर में फैला और लंबी घास से घिरा एक छोटा सा तालाब था, यह है दर्ली फार्म और मिस्टर टर्नर के प्राइवेट पार्क के बीच में था। उसके उस पार खड़े पेड़ों के ऊपर से अमीर जमींदारों के घर की लाल छत दिखाई दे रही थी। पूल के उस तरफ जिधर है दर्ली फार्म है, वहां घना जंगल था और पेड़ों के किनारे और तालाब के ऊपर लगी लंबी घास के बीच एक 20 फुट ऊंची घास की पतली सी पट्टी थी। लेस्ट्रेड ने हमें वह जगह दिखाई जहां पर लाश मिली थी, और सच में जमीन इतनी गीली थी कि मैं घायल आदमी के जमीन पर गिरने के निशान साफ देख सकता था। होम्स के लिए, जैसा कि उसके उत्सुक चेहरे और आंखों से लग रहा था, उस कुचली हुई घास में से बहुत कुछ समझा जाना अभी बाकी था। वह एक ससूंघने वाले कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ने लगा और फिर लेस्ट्रेड की ओर मुड़ा। उसने पूछा, आप पूल पर किस लिए गए? मैं कुछ ढूंढने गया था। मुझे लगा शायद कोई हथियार या कोई निशान मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ओह, धत धत, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तुम्हारा अंदर की ओर मुड़ा पावम हर जगह छपा गया है। एक छछूंदर भी इसे ढूंढ लेगा, और अब यह घास में कहीं खो गया है।
ओह, यह कितना आसान होता अगर मैं यहाँ इन लोगों के भैंसों के झुंड की तरह आने और हर जगह लोटपोट होने से पहले आ जाता। यहाँ पर लॉज कीपर अपने लोगों के साथ आया और लाश के चारों तरफ 6 से 8 फुट जगह में मौजूद सभी रास्तों को ढक दिया। लेकिन उन्हीं में 3 रास्ते यहाँ हैं। उसने एक लेंस निकला और ठीक से जांच परख करने के किए अपने रेनकोट के ऊपर लेट गया और खुद से बातें करने लगा। ये छोटे मैकार्टी के पैरों के निशान हैं, 2 बार आने जाने के। एक बार वह तेजी से आया, इसीलिए उसके जूते के सोल के निशान गहरे हैं और हील के निशान मुश्किल से ही दिखाई रहे हैं। इसका मतलब वह सच बोल रहा है। जब उसने अपने पिता को जमीन पर गिरा पाया तब वह दौड़ कर आया था। यहाँ उसके पिता के पैरों के निशान हैं जब वह चल रहे थे। तो ये क्या है? यह तो गन के पिछले हिस्से का निशान है जब बेटा उनकी बात सुन रहा था। और यह क्या? हाँ, यह हमें क्या मिला है? दबे कदमों के निशान, चौकोर जैसे, काफी खास तरह के बूट लगते हैं। ये आने के निशान हैं, ये जाने के, और ये फिर से आने के। जरूर वह क्लॉक लेने के लिए आया होगा। लेकिन वह आया कहां से? वह ऊपर नीचे भागने लगा, कभी उसे वह निशान मिलते कभी खो जाते। इस तरह हम जंगल के किनारे और एक बड़े से बीच के पेड़ की छाया के नीचे पहुंच गए। आसपास में यह सबसे बड़ा पेड़ था। होम्स ने इसके आसपास अपनी तलाश जारी रखी और फिर राहत की सांस लेते हुए अपने चेहरे के बल लेट गया। काफी देर तक वह ऐसे ही पड़ा रहा और कभी सूखे पत्ते और टहनियों को उलट-पुलट कर देखता तो कभी मिट्टी और पेड़ की छाल को एक लिफाफे में लेकर अपने लेंस से गौर से देखने लगता। वहीं काई में एक धारदार पत्थर पड़ा था, उसने उसे भी जांचा और अपने पास रख लिया। फिर वह जंगलों के बीच होता हुआ एक रास्ते से सड़क पर आ पहुंचा और अब किसी भी तरह के निशान और सबूत मिलना बंद हो गए थे। अपने नेचुरल अंदाज में वापस आते हुए उसने कहा, यह केस बहुत ही दिलचस्प रहा है। हमारे राइट में यह ग्रे हाउस जरूर लॉज होगा। मैं अंदर जाकर मोरन से बात करना चाहूंगा। शायद एक छोटा सा नोट लिखूं और उसके बाद हम वापस लंच के लिए जा सकते हैं। आप कैब तक चलो, मैं आता हूं। 10 मिनट में हमें अपनी कैब मिली और हम वापस रॉस के लिए रवाना हो गए। वह पत्थर अभी भी होम्स के पास था जो उसने जंगल से उठाया था। लेस्ट्रेड, शायद तुम्हें जानकर खुशी होगी, उसने उसे हाथ में पकड़ते हुए कहा, खून इसी से हुआ है। मुझे कोई निशान नहीं दिख रहे। कोई है भी नहीं। तो फिर आपको कैसे पता? इसके अंदर घास उग रही थी। ये वहां कुछ ही दिन पड़ा रहा। उस जगह कोई ऐसा निशान नहीं था जहां से इसे निकाला गया हो। ये चोट के साथ मेल खाता है। दूसरे किसी हथियार होने का कोई भी निशान नहीं है। और थूनी? एक लंबा आदमी है, लेफ्ट हैंडेड है, राइट पाव से लंगड़ा है, मोटे सोल वाले बूट और ग्रे क्लॉक पहनता है, इंडियन सिगार पीता है, सिगार होल्डर यूज करता है और एक छोटा चाकू अपनी जेब में रखता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी उसे ढूंढने के लिए ये सब काफी है। लेस्ट्रेड हंसे और बोले, मुझे अफसोस है कि मैं अभी भी आपसे सहमत नहीं हूं। ये सब सुनने में तो सही है, लेकिन हमें सख्त ब्रिटिश जूरी का सामना करना है। हम देख लेंगे, होम्स ने आराम से जवाब दिया। तुम अपने हिसाब से काम करो और मैं अपने हिसाब से। मैं आज शायद दिन में बिजी रहूंगा और शाम की ट्रेन से लंदन वापस चला जाऊंगा। और अपना केस अधूरा छोड़ दोगे? नहीं, पूरा करूंगा। लेकिन राज का क्या? वो तो सुलझ गए। तो फिर धूनी कौन है? वो आदमी जिसके बारे में अभी बताया। लेकिन वो है कौन? यकीनन उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। यह इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका भी नहीं है। लेस्ट्रेड अपने कंधे हिलाते हुए बोले, मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूं और एक लेफ्ट हैंडेड लंगड़े आदमी को ढूंढने के लिए मैं इधर उधर नहीं भटक सकता। मैं स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक मजाक बन जाऊंगा। होम्स धीरे से बोला, ठीक है।
मैंने तुम्हें एक मौका दे दिया। ये रहा तुम्हारा सामान। गुड बाय। मैं जाने से पहले तुम्हें एक लेटर लिखूंगा। लेस्ट्रेड को उसके कमरे में छोड़कर हम अपने होटल चले गए, जहां टेबल पर लंच रखा था। होम्स चुप था और अपने चेहरे पर दर्द भरे हाव भाव के साथ किसी गहरी सोच में था, जैसे किसी उलझन में हो। यहां देखो, वॉटसन, वह टेबल साफ होने के बाद बोला, इस कुर्सी पर बैठो और मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए भाषण देता हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है और मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है। सिगार जलाओ और मैं तुम्हें अपने मन की बात बताता हूं। जरूर बताओ। हाँ, अब इस केस पर ध्यान दें तो छोटे मैकार्थी की बताई दो बातें हैं जिस पर हम दोनों का ही ध्यान एकदम से गया, हालांकि ये दोनों बातें मुझे उसके फेवर में और तुम्हें उसके खिलाफ लगी। पहली थी उसके पिता का उसे देखने से पहले कोई का आवाज निकलना। दूसरी, मरते समय वह रैट वाली बात करना। तुम्हें पता है, वह काफी कुछ बड़बड़ाए लेकिन उसके बेटे को बस यही सुनाई दिया। अब इन दोनों बातों से ही हम अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं और हम यह मानकर शुरू करते हैं कि वह लड़का जो बोल रहा है सब सच है। तो फिर ये कोई क्या है? तो जाहिर सी बात है, यह आवाज बेटे के लिए नहीं थी। उनकी नजर में तो बेटा ब्रिस्टल में था। यह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि उसने इसे सुन लिया। वह कोई की आवाज उस आदमी के लिए थी जिससे उनकी मीटिंग थी। लेकिन कोई एक खास तरह की चीट है जो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के बीच ही इस्तेमाल की जाती है। इस बात की पूरी संभावना है कि जिससे मैकार्थी बॉस्कॉम पूल पर मिलने गए थे वह कोई ऐसा इंसान है जो ऑस्ट्रेलिया में रह चुका है। फिर रैट का क्या? शर्लॉक ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ पेपर निकाला और उसे सीधा करके टेबल पर रख दिया और कहा, यह विक्टोरिया कॉलोनी का एक मैप है। उसने कहा, मैंने इसके लिए कल रात ब्रिस्टल एक तार भेजा था। उसने अपने हाथ से मैप के कुछ हिस्से को ढक दिया और बोला, पढ़ो क्या लिखा है। मैंने पढ़ा, ला रैट। अपना हाथ हटाते हुए, और अब? बेला रैट। हो सकता है यही शब्द उस आदमी ने बोला हो और बेटा सिर्फ आखिरी के 2 अक्षर समझ पाया हो। वो अपने ढूंढी का नाम लेने की कोशिश कर रहे थे जो कि बेलारेट से है। ये तो कमाल हो गया, मैंने कहा। यह साफ है और अब, देखो, मैंने केस का दायरा काफी कम कर दिया है। उस ग्रे कपड़े का वहां होना तीसरा पॉइंट है जो बेटे के बयान को निश्चित रूप से सही बताता है। हम अब अपने शक से निकलकर पूरी तरह से सच की तरफ बढ़ गए हैं कि वहां एक ऑस्ट्रेलिया का आदमी था जो बेलारेट से था और जिसके पास ग्रे क्लोक था। हाँ बिल्कुल। और वो जो घर पर ही था, क्योंकि पूल पर या तो फार्म से या फिर उनकी प्रॉपर्टी से ही पहुंचा जा सकता है, वहां मुश्किल से ही कोई अजनबी जा सकता है। सही कहा। फिर आती है आज के दिन की खोजबीन। वहां की जमीन को जांचने के बाद मुझे कुछ छोटी मोटी जानकारी मिली जो मैंने उस बेवकूफ लेस्ट्रेड को बताई थी खूनी के बारे में। लेकिन तुम्हें वो सब कैसे मिला? तुम मेरे तरीके जानते हो। यह छोटी छोटी बातों पर गौर करने से बना है। मुझे पता है कि तुम उसकी लंबाई का अंदाजा उसके कदमों की लंबाई देख के लगा सकते हो। उसके बूट के बारे में भी उसके निशान देख के बताया जा सकता है। हाँ, उसके जूते अजीब थे। लेकिन उसका लंगड़ापन? उसके राइट पैर के निशान उसके लेफ्ट पैर के निशान से हल्के थे। उसने इस पर अपना कम वजन डाला हुआ था। क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा के चला वो लंगड़ा था। लेकिन उसके लेफ्ट हैंडेड होने का क्या? चोटों के बारे में सर्जन की रिपोर्ट से तुम खुद सोच में पड़ गए थे। हमला बिल्कुल पीछे से किया गया था और फिर भी लेफ्ट की तरफ था। अब ऐसा कैसे हो सकता है जब तक वो इंसान लेफ्ट हैंडेड न हो? जब तक पिता और बेटा बात कर रहे थे वो पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था। यहां तक कि वहां उसने सिगार भी पी थी। वहां मुझे सिगार की राख मिली और सिगार की राख के बारे में अपनी खास नॉलेज से मैं बता सकता हूं कि वह एक इंडियन सिगार थी।
तुम जानते हो मैंने इस पर अच्छी खासी रिसर्च की है और 140 तरह के पाइप, सिगार और सिगरेट तंबाकू पर एक छोटा सा मोनोग्राफ लिखा था। राख मिलने के बाद मैंने आसपास देखा और दलदल में इसका स्टंप मिला जिसे उसने वहां फेंक दिया था। वो एक इंडियन सिगार थी, जिस तरह की रॉटरडैम में मिलती है। और वो सिगार होल्डर, मैं देख सकता था कि उसका पिछला सिरा उसके मुंह में नहीं गया था, इसलिए उसने एक होल्डर इस्तेमाल किया। उसकी टिप को काटा गया था, मुंह से नहीं काटा था, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छे से नहीं काटा गया था, इसलिए मैंने उसके पास एक ब्लंट नाइफ होने की बात की। होम्स, मैंने कहा, तुमने इस इंसान के चारों तरफ एक जाल बिछा दिया है जिससे बाहर नहीं निकल सकता और तुमने एक बेगुनाह की जिंदगी बचा ली, जैसे कि तुमने उस फंदे को काट दिया हो जिस पर उसे लटकाया जाने वाला था। मैं देख पा रहा हूं यह सब किस ओर इशारा कर रहा है। गुनहगार है। मिस्टर जॉन टर्नर, हमारे कमरे का दरवाजा खोलते हुए होटल का वेटर चिल्लाया और किसी को अपने साथ अंदर ले आया। जो आदमी अंदर आया था वो अजीब और प्रभावशाली था। उसके धीमे और लंगड़ाते कदम और झुके हुए कंधों से लग रहा था कि वह कमजोर और बूढ़ा है, और फिर भी उसकी कठोर कदकाठी बता रही थी कि उसकी बॉडी और कैरेक्टर मजबूत हैं। उसकी उलझी हुई दाढ़ी, सफेद बाल और लटकी हुई भौहें उसे काफी असरदार लुक दे रहे थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जबकि उसके होठ और नाक के कोने नीले रंग के थे। पहली झलक में उन्हें देखकर लग रहा था कि वह जरूर किसी खतरनाक बीमारी की चपेट में था। होम्स ने प्यार से कहा, सोफे पर बैठ जाइए। आपको मेरा नोट मिला? हाँ, लॉज कीपर लेकर आया था। आपने कहा था कि आप बदनामी से बचने के लिए मुझसे यहां मिलना चाहते हैं। मुझे लगा अगर मैं हॉल तक जाऊंगा तो लोग बातें बनाएंगे। और आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? उन्होंने अपनी थकी हुई आंखों से निराशा के साथ मेरे दोस्त की तरफ देखा, मानो उसे सवाल का जवाब पहले ही मिल गया हो। हाँ, होम्स ने जवाब दिया। ऐसा ही है, क्योंकि मैं मैकार्थी के बारे में सब जानता हूं। बूढ़े आदमी ने हाथों से अपना मुंह छुपाते हुए कहा, भगवान मेरी मदद करो। लेकिन मैं उस लड़के को नुकसान पहुंचने नहीं देता। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर केस उसके खिलाफ जाता तो मैं सामने आकर बोल देता। होम्स ने गंभीरता से कहा, यह सुनकर खुशी हुई। मैं अभी तक सब कुछ बोल चुका होता अगर मुझे अपनी प्यारी बेटी की परवाह नहीं होती। उसका दिल टूट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी, होम्स ने कहा। क्या? मैं कोई सरकारी एजेंट नहीं हूं। मैं समझता हूं कि आपकी बेटी को यहां मेरी जरूरत थी और मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं। हालांकि छोटे मैकार्थी को बचाना ही होगा। बूढ़े टर्नर बोले, मैं मर रहा हूं। मुझे सालों से डायबिटीज है। मेरे डॉक्टर कहते हैं कि शायद मैं 1 महीना भी ना जीऊं। जेल में मरने से अच्छा है कि मैं अपने खुद के घर में मरूं। होम्स उठा और हाथ में पेन लेकर टेबल पर बैठ गया और उनके सामने काफी सारे कागज रखे थे। वो बोला, हमें सिर्फ सच बताओ। मैं आपका बयान लिखूंगा। आप उसे साइन करेंगे और वॉटसन यहां गवाह बनेंगे। फिर मैं आपका कबूलनामा छोटे मैकार्थी को बचाने के लिए बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल करूंगा। मैं वादा करता हूं कि जब तक इसकी जरूरत नहीं होगी मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, शायद कोर्ट जाने तक मैं जिंदा ही ना रहूं, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एलिस को इस सदमे से बचाना चाहूंगा। और अब मैं आपको सब साफ साफ बताता हूं, यह काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप इस मरे हुए आदमी मैकार्थी को नहीं जानते थे। मैं आपको बताता हूं। वह इंसान के रूप में राक्षस था। भगवान आपको उस जैसे इंसान के चंगुल से बचाए। उसने 20 सालों तक मुझे जकड़ कर रखा हुआ था और उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं पहले आपको ये बताता हूं कि मैं उसके चंगुल में कैसे फंसा।
यह 1960 के शुरुआत की बात है। हम माइन में काम करते थे। मैं जवान लड़का था, गर्म खून और लापरवाह, किसी भी चीज पर अपने हाथ आजमाने को तैयार। मैं बुरी संगत में पड़ गया, शराब पीने लगा। मेरा नसीब जुए में भी नहीं चला। मैं जिंदगी से भागने लगा और अगर एक शब्द में कहूं तो एक चोर बन गया था। हम 6 लोग थे और हमारी जिंदगी आवारा और आजाद थी। कभी भी स्टेशन पर चले जाते और माइन की ओर जाने वाली गाड़ियां रोक देते थे। मेरा नाम बेलारेट का ब्लैक जैक रख दिया गया और उस कॉलोनी में आज भी हमारी पार्टी को बेलारेट गैंग कहा जाता है। एक दिन एक काफिला सोना लेकर मेलबर्न से बेलारेट आ रहा था। हमने छुप कर उनका इंतजार किया और फिर हमला कर दिया। उस तरफ 6 पुलिस वाले थे और हम भी 6 थे, इसलिए बराबरी का मामला था। पहले हमले में हमने 4 लोगों को मार दिया। हालांकि जब तक सोना हमारे हाथ लगता हमारे भी 3 आदमी मारे गए थे। मैंने ड्राइवर के सिर पर पिस्तौल रखी। यह आदमी ही मैकार्थी था। काश मैंने उसे वहीं मार दिया होता, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। जबकि मैंने देखा उसकी शैतानी आंखें मुझे देख रही थी, मानो मेरे चेहरे की बारीकियां याद रख रहा हो। हम सोना लेकर भाग गए और अमीर आदमी बन गए और बिना किसी को कोई शक हुए इंग्लैंड चले आए। वहां मैंने अपने पुराने लोगों से अपने रास्ते अलग कर लिए और एक शांत और इज्जत की जिंदगी जीने की सोचने लगा। मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी जो उस वक्त बिकाऊ थी और मैंने सोचा कि इन पैसों से कुछ अच्छे काम करूंगा ताकि इससे उसकी भरपाई हो सके जिस तरह मैंने यह पैसे कमाए थे। मैंने शादी भी की, हालांकि मेरी पत्नी बहुत जल्दी मर गई और मेरी प्यारी छोटी एलिस को छोड़ गई। हालांकि वह एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसके छोटे से हाथ मानो मुझे सही रास्ते पर ले जाते थे। एक शब्द में कहे तो मैंने अपनी जिंदगी बदल दी थी और अतीत को पीछे छोड़ने के लिए सब कुछ किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी मैकार्थी ने मुझ पर अपनी पकड़ बनाई। मैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए शहर गया हुआ था और वहां रीजेंट स्ट्रीट में उससे मिला। उसके पास कपड़े नहीं थे और ना ही पैर में जूते। मेरा हाथ छूते हुए वह बोला, हम फिर मिल ही गए जैक, हम तुम्हारे परिवार की तरह रहेंगे। हम सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और मेरा बेटा, और तुम हमें अपने साथ रख सकते हो। अगर ना भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, इंग्लैंड एक कानून का पालन करने वाला देश है और यहां हर जगह एक पुलिस वाला है। खैर, फिर वे वेस्ट कंट्री आ गए। उनसे पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं था और वो बिना किराए दिए मेरी सबसे अच्छी जगह पर रहने लगे। मेरे लिए अब ना कोई आराम था, ना शांति। जहां भी मैं जाता वह अपना मक्कार मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आ जाता। जैसे जैसे एलिस बड़ी होती गई, चीजें और खराब हो गई। वो जल्दी ही जान गया कि मैं अपना अतीत पुलिस को बताने से ज्यादा एलिस को बताने से डरता था। उसका जो मन करता था वह उसे चाहिए था और जो भी मांगता मैं उसे बिना सवाल किए दे देता। जमीन, घर, घोड़े, आखिर में उसने वो मांगा जो मैं नहीं दे सकता था। उसने एलिस को मांगा। दरअसल उसका बेटा बड़ा हो गया था और मेरी बेटी भी, और जैसा कि मेरी कमजोर और बीमार हालत के बारे में सबको पता था, उसके लिए एक अच्छा मौका था कि उसका बेटा मेरी पूरी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा ले। लेकिन यहां मैं अड़ गया। मैं उसका गंदा खून अपने परिवार में मिलने नहीं दे सकता था। ऐसा नहीं था कि मैं उसके बेटे को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसमें उसके पिता का खून था और मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं जिद पर अड़ा रहा। मैकार्थी ने धमकी दी। मैंने उसे कहा, जो करना है कर लो। हमें इस पर बात करने के लिए अपने घरों के बीच पड़ने वाले पूल पर मिलना था। जब मैं वहां पहुंचा मैंने उसे अपने बेटे से बात करते हुए देखा, इसलिए मैंने एक सिगार पी और पेड़ के पीछे छुपकर उसके अकेले होने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब मैंने उसकी बातें सुनी मेरे अंदर का गुस्सा और कड़वापन बाहर आया। वो बड़ी बेशर्मी से अपने बेटे को मेरी बेटी से शादी करने के लिए मना रहा था, मानो मेरी बेटी कोई सड़क चलती बाजारू लड़की हो। मैं ये सोचकर पागल हो गया कि मैं और मेरा सबसे प्यारा इंसान इस जैसे आदमी की जकड़ में है। क्या मैं इसे तोड़ नहीं सकता? मैं पहले से ही अधमरा और हताश था।
हालांकि मन से साफ और शरीर से स्ट्रांग था, मुझे पता था कि मेरा भाग्य लिखा जा चुका है। लेकिन मेरा राज और मेरी बेटी दोनों को बचाया जा सकता है अगर मैं इसकी घटिया जबान हमेशा के लिए बंद कर दूं, और मैंने कर दी, मिस्टर होम्स। मैं दोबारा भी करूंगा। जितना बड़ा मैंने ये पाप किया है, इसके प्रायश्चित के लिए मैंने काफी सजा भी भुगती है। लेकिन अगर मेरी तरह मेरी बेटी उसके जाल में फंस जाती तो ये मेरे लिए ज्यादा दुखदाई होता। उसे मारते वक्त मुझे उतना ही पछतावा हुआ जितना एक गंदे और जहर से भरे जानवर को मारने पर होता है। उसकी चीख ने उसके बेटे को वापस बुला दिया, लेकिन मैं झाड़ियों के पीछे छुप गया। हालांकि मुझे अपना क्लोक लेने वापस जाना पड़ा, जिसे मैं जल्दी जल्दी में उसे वहां छोड़ आया था। यही है उस दिन की सच्ची कहानी। खैर, मेरा काम आपको जज करना नहीं है। बूढ़े आदमी के अपने सामने रखी स्टेटमेंट को साइन करने के बाद होम्स ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें कभी भी ऐसे लालच का सामना ना करे। मैं आशा करता हूं ऐसा ना हो, सर। और आप क्या करना चाहते हैं? आपकी सेहत देख के कुछ भी नहीं। आप खुद ये बात जानते हैं कि आपको जल्द ही अपने किए का जवाब देने कोर्ट आना होगा। मैं आपका कबूलनामा संभाल के रखूंगा, और अगर मैकार्थी को सजा मिली तो मुझे इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर नहीं तो ये किसी के भी हाथ नहीं आएगा, और ना ही आपका राज किसी को पता चलेगा, चाहे आप जिंदा रहें या नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं चलता हूं फिर। मैं आशा करता हूं कि जब आप मरने वाले होंगे, आपको भी वही मन की शांति मिले जो आपने मुझे दी है। अपने कांपते हुए शरीर के साथ वह कमरे से चले गए। काफी देर चुप रहने बाद होम्स ने कहा, भगवान हमारी मदद करे। किस्मत गरीबों, असहायों के साथ ऐसा खेल क्यों खेलती है? मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा जिसमें मैं बैक्सटर के शब्दों के बारे में ना सोचूं। जो हैं वहां, लेकिन भगवान की कृपा के लिए शेरलॉक होम्स जाता है। होम्स द्वारा उठाए गए सवालों और आपत्ति के दम पर कोर्ट ने जेम्स मैकार्थी को बरी कर दिया। हमारी मुलाकात के बाद मिस्टर टर्नर 7 महीने तक जिंदा रहे, लेकिन अब वह मर चुके हैं, और इसकी पूरी संभावना है कि वो लड़का और लड़की एक साथ खुशी से जी सकते हैं, उस काले बदल से अनजान होकर जिसका साया कभी उनके अतीत पर मंडराया था। Here the end of adventure 4. Stay tuned for this series.